Hello everyone, good morning, namaste, and today it's Discovering Tut. The saga continues. Yes, the saga means story. Yeah, it's a story and it's still continuous. Okay, then Discovering Tut. Who is Tut in the story in the chapter? Yeah, it's named Tutankhamen in Hindi and English pronunciation is Tut. Yeah, a story about its discovering. It's a mummy and written by A. Williams. A.R. Williams. Okay. So let's continue the story first, knowing about something about the chapter. Have you ever heard about Egypt? Or have you ever heard any story about Egypt? Have you ever seen any picture of pyramids of Egypt in any videos, your YouTube, or any picture in your mobile phone or Google? And along with, have you ever heard about Egyptian culture and do you want to know about it? Okay, so today we will discuss about the Egyptian culture and the discovery of Tut. सो मिस्र यानी इजिप्ट जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मिस्र की सभ्यता है, अगर आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना तो आज इस स्टोरी में आप बहुत कुछ जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कैलेंडर आप देखते हैं, डेट देखते हैं, जैसे इट्स गोइंग 2021, then how you know that it's 2021? Because you have heard about your epic stories like Ramayana and Mahabharata, and it was happening before 5,000 years ago something. महाभारत और रामायण, जो महाभारत है वो करीब 5-5,500 साल पहले घटा था और रामायण को करीब 3 से ज़्यादा या 5,000 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन अभी आपका जो ये जो सन कंटिन्यू है, ये जो ईयर है वो 2021 है। यस, इसकी जो खोज की थी वो इजिप्ट ने ही की थी। जी हाँ, कैलेंडर जो आप कैलेंडर देखते हो उसकी खोज किसने की थी? इजिप्ट ने। मिस्र की सभ्यता हमसे बहुत आगे है और थी, वो बात अलग है कि वो बनकर मिट गई, सिमट गई। और उसके आज भी साइंस आप देखते हैं, जैसे कि आपने मिस्र का पिरामिड देखा होगा, बहुत सारी मिस्टीरियस स्टोरीज़ उसके बारे में सुनी होगी। आज तक भी हमारे साइंटिस्ट उसकी मिस्ट्री नहीं सुलझा पाए हैं कि ये किस लिए बनाए गए थे पिरामिड्स। और जैसे उस टाइम काफ़ी पुरानी बात है तो इतनी मशीनें भी डेवलप नहीं थी, हमारा साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो कैसे हमने वो बनाए होंगे। मगर ये तो कह सकते हैं उसको देखकर कि मिस्र की सभ्यता काफ़ी आगे थी। सो इसकी सभ्यताओं में से एक चीज़ और है कि वहाँ के जो पॉपुलर लोग होते थे, जिनके पास काफ़ी रुतबा पैसा होता था, वो क्या करते थे? वो ये चाहते थे कि हम कभी भी अपनी जब मर जाते थे उनके एंसेस्टर्स, तो उनकी डेड बॉडी को वो सेफ रखना चाहते थे हमेशा के लिए। जैसे इंडिया में कोई जला देते हैं, कोई दफना देते हैं, लेकिन वो चाहते थे कि हम ऐसी चीज़ ईजाद करें, ऐसी चीज़ का इन्वेंशन करें कि हम अपने जो एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को हमेशा के लिए रख सके ऐसी चीज़। तो उन्होंने एक कोई गम टाइप कोई केमिकल ऐसा ईजाद किया, बनाया, जिससे आज भी उनकी बॉडीज़ वैसे की वैसी ही सुरक्षित रखी हुई है। इतने हज़ार सालों बाद भी थोड़ी डैमेज है मगर सेफ़ है बिल्कुल, क्योंकि वो केमिकल में डुबा देते थे बॉडी को और फिर नीचे कब्र में दफना देते थे। तो उनको कहते हैं मम्मी। आपने फिल्मों में देखा हो या कभी सुना हो, तो ऐसी ही एक मम्मी की कहानी आज आप सुनने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू हियर अबाउट द स्टोरी ऑफ ए मम्मी फ्रॉम इजिप्ट। ओके, सो कहानी का नाम है डिस्कवरिंग टट। टट उसका नाम है। ही वॉज ए बॉय, ही वॉज ए टीनेजर एंड द सागा कंटिन्यूज। सागा इज अ स्टोरी, सागा इज अ सिनोनिम ऑफ स्टोरी। तो कहानी आज भी उसकी जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। लिखा है A.R. विलियम्स ने। सो लेट्स स्टार्ट। सी द पिक्चर केयरफुली। It was Tut.
T-U-T, Tut. He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. कहते हैं कि ये कहानी एक टीनेजर की है. कहानी थी एक टीनेजर की. टीनेजर समझते हैं ना? द एज ऑफ फ्रॉम 12 to 17 ईयर्स, 12 साल से 17 साल के बीच की उम्र को टीनेजर कहते हैं. हिंदी में किशोर अवस्था कहते हैं. तो ये कहानी एक किशोर की है, एक टीनेजर की है जो मर गया था, और जो लास्ट एयर था, एयर कहते हैं उत्तराधिकारी को, जो लास्ट उत्तराधिकारी था इजिप्ट की एक पावरफुल फैमिली का, जिसने इजिप्ट पर सालों, सैकड़ों साल एम्पायर किया, राज किया, रूल किया. और जब वह मरा तो उसकी डेड बॉडी सोने के साथ लेटा दी गई कब्र में और फिर उसको बुला दिया गया. लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती. अब आगे देखते हैं. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. उसकी बॉडी को मैंने बताया कि लेटा दिया गया और बुला दिया गया, लेकिन कब तक? बस 1922 तक. 1922 में फिर से उसकी खोजबीन शुरू हुई. पहली बार उसकी खोजबीन शुरू होती है, और जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसने अनुमान लगाया कि उसके साथ में क्या हुआ होगा. उसने स्पेक्यूलेट किया कि उसके साथ क्या हुआ होगा. ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जो लग रही थी वो मर्डर की लग रही थी, बिकॉज ही वॉज नॉट ओल्ड, ही वॉज जस्ट ए बॉय, ही वॉज जस्ट ए टीनेजर. सो देर वॉज सो मैनी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ हिज मर्डर, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज़. उसके मर्डर की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी क्योंकि वो लड़का था, कोई बूढ़ा तो था नहीं कि खुद की मौत मरा हो. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's Farah. Farah किसे कहते हैं? ये एक डिनेस्टी है, फराह डिनेस्टी. जैसे आपने हिंदुस्तान में मौर्य डिनेस्टी और साक्य डिनेस्टी इन गुजरात. एज यू हैव हर्ड इन योर SST बुक, यू नो बेटर सो मैनी थिंग्स. बहुत सारी डिनेस्टीज थी, बहुत सारे राजवंश थे. उसी तरह से फराह उनकी डिनेस्टी थी. डायनेस्टी भी कहते हैं कुछ, कोई डिनेस्टी कहते हैं. तो अब टट को पहली बार उसकी टॉम्ब, उसकी समाधि, उसकी कब्र से निकाला जाता है लगभग 80 साल में. दफनाने के लगभग 80 साल बाद उसकी कब्र से उसको निकाला जाता है. और अब वह एक CT स्कैन से होकर भी गुजर चुका है. अंडरगोन से होकर गुजरना, गोइंग थ्रू. और वह CT स्कैन उसकी लाइफ और डेथ के बारे में बहुत सारे न्यू क्लूज देता है, यानी पॉइंट्स देता है, संकेत देता है, इशारे करता है कि कैसे मरा होगा, क्यों मरा होगा. CT स्कैन से पता चलता है. और वह एक संक्षिप्त डेटा, एक छोटा सा डेटा हमें प्रोवाइड कराता है. किसके द्वारा? फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के द्वारा. An angry vine, stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. जहाँ पे वो दफनाया गया था उसको क्या बोलते थे? उस कब्रिस्तान को, उस सेमेट्री को, सेमेट्री कहते हैं कब्रिस्तान को. उस सेमेट्री को, उस इजिप्शियन सेमेट्री को क्या कहते थे? वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी. जब उसे वहाँ से निकाला गया कब्र खोद कर टट को, तो क्या होता है? An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place. जैसे उसको उसके रेस्टिंग प्लेस जहाँ पर टट आराम कर रहा होता है वहाँ से निकाला जाता है, तो बहुत खतरनाक हवा चलती है. एक भूत की तरह डस्ट वहाँ उड़ती दिखाई देती है. बहुत खतरनाक तूफान चलता है.
ये वैली ऑफ द किंग ये एग्जाम में आ सकता है, इसे अंडरलाइन करेंगे आप भी। डार्क बेलिड क्लाउड्स हैड scudded across the desert sky all day and now were welling the stars in cascade gray. काले रंग के बादल, डार्क बेलिड क्लाउड्स, है ना, काले बादल अब स्कडिड अक्रॉस, स्कडिड कर रहे थे, उड़ रहे थे कहाँ पे, पूरे डेजर्ट में, पूरे डेजर्ट के स्काई में, ऑल डे, सारा दिन। जब तट को वहाँ से कब्र से निकाला तो काले बादल उस पूरे रेगिस्तान में, उस इजिप्ट में उड़ रहे थे। और फिर क्या हुआ, एंड नो वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, और ग्रे कलर की पूरी स्काई, पूरा आसमान ऐसा हो गया था धूल से, जैसे ग्रे कलर का हो गया हो, जिसमें कोई भी स्टार्स आपको अपीयर नहीं हो रहा, है ना। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। ये कब हुआ, कब इसको निकाला, जी हाँ 6 बजे शाम के 5 जनवरी 2005 को। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्टीरीज of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. टट एक वर्ल्ड फेमस मम्मी था जिसको पहली बार, ये इतिहास में पहली बार हो रहा था कि किसी मम्मी को सिटी स्कैन के थ्रू गुजरना पड़ रहा था। उसकी सारी मेडिकल मिस्ट्रीज की जांच हो रही थी। जो रूलर करीब 3300 साल पहले मरा था। अब मैंने पीछे एक बार चलते हैं, तो बाई मिस्टेक क्या हुआ था कि 80 ईयर्स, ये कहा था कि अपने कब्र से 80 वर्ष पहले निकाला था। तो 80 वर्ष से यहाँ इनका मतलब है कि इससे पहले एक और आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने भी निकाला था, लेकिन वे इसकी पूरी तरह से खोजबीन नहीं कर पाए थे और उन्होंने इस केस स्टडी को बंद कर दिया था। उस आर्कियोलॉजिस्ट के केस को बंद करने के 80 साल बाद फिर से दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको निकाला था। और अब मैं आपको बताऊं कि ये कितने साल पहले मरे थे, 3300 साल पहले। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रोड कट डाउन some 26 feet underground to pay their respects. सारी दोपहर को क्या हुआ था, सारी दुनिया के टूरिस्ट वहाँ आए हुए थे। जब तट को निकाला जा रहा था तो सारी दुनिया से फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड, सारी दुनिया के टूरिस्ट वहाँ आए थे जो उस 26 फीट गहरी नीचे दबी हुई समाधि, नीचे दबी हुई कब्र को अपने रिस्पेक्ट पे कर रहे थे, उसको अपना सम्मान दे रहे थे, उसको क्या कर रहे थे, सम्मान दे रहे थे। जैसे रिस्पेक्ट करते हैं ना, आदर देते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, उस तरह से वो अपना व्यक्त कर रहे थे श्रद्धा। तो अब देखते हैं, दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द burial chamber and peered at Tut's glided face, the most striking feature of his mummy, shaped outer coffin lid. वो जितनी भीड़ वहाँ जमा हुई थी वो गेजिंग कर रही थी, वो देख रही थी, वो गेज मतलब एक तक देखते जा रही थी किसको, द म्यूरल्स को, जो म्यूरल्स जो चित्र बने हुए थे किसकी वॉल्स पर, ब्यूरियल चैम्बर की वॉल पर, जो वहाँ का जो कब्रिस्तान था, कब्रगाह थी जो 26 फीट गहरी थी। जब तट को वहाँ से खोल कर निकाला गया, खोद कर, तो उसकी दीवारों पर जो चित्र बने हुए थे, वो सारी दुनिया से जो टूरिस्ट की भीड़ जमा हुई थी वो उस कब्र की दीवारों पर बने हैं चित्रों को बड़े ध्यान से देखते थे। और साथ ही साथ किसे देखते थे, तट के ग्लाइडेड फेस को। ग्लाइडेड फेस यानी चमकते हुए चेहरे को। यहाँ चमकता हुआ चेहरा क्यों कहा है, क्योंकि तट जो है वो सोने से लदा हुआ था। जब उसको दफन किया था उन्होंने, उसको सोने से दाबा गया था, सोने से उसको पूरी तरह से फुल कर दिया गया था। और जो मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, और जो उसके ढक्कन थे, जैसे उसका ताबूत था जिसमें वह दबा हुआ था अंदर, उस ताबूत का जो ढक्कन था ऊपर का, वो जो लिड था वो मम्मी की शेप का ही था बाहर से। भाई अंदर तो मम्मी थी उसमें, लेकिन बाहर से जो ढक्कन बनवाया गया था ताबूत का, उस पर भी मम्मी ही छपी हुई थी, उभरी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई मम्मी ही है, ताबूत नहीं है।
तो उन दोनों चीज़ों को वहाँ के टूरिस्ट निहारते थे। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि व्हाट वर दोज टू थिंग्स विच वर बीइंग सीन बाय द टूरिस्ट्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो दुनिया भर के वहाँ पर टूरिस्ट जमा हुए थे, वो किन दो चीज़ों को देख रहे थे? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आप क्या लिखेंगे? यस, वीडियो को यही पॉज करके अपना आंसर देने की कोशिश करेंगे, चाहे इंग्लिश में या हिंदी में। जी हाँ, वो देख रहे थे तट के ग्लाइडेड फेस को, और दूसरा जो मम्मी का आउटर शेप जो था, उसके ढक्कन का, उसका जो ताबूत का ढक्कन था, उसके आउटर शेप को देख रहे थे। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। कुछ क्या कर रहे थे? कुछ गाइड बुक्स से पढ़ रहे थे तट के बारे में। गाइड बुक्स होती है ना, जब आप कहीं एज ए टूरिस्टर जाते हो तो रास्ते में मतलब वहाँ के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता कि ये मंदिर किस तरह का है, ये कब्र किसकी है, तो वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो वहाँ की बुक पब्लिश करा देते हैं। बुक होती है, मैगज़ीन होती है, जैसे आप हरिद्वार देहरादून के भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, या आप दक्षिण भारत में जाते हैं, तो वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं, वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स, वो बुक पब्लिश करवा देते हैं। उसमें लिख देते हैं कि ये मंदिर का इतिहास ये है, इस मंदिर में ये हुआ था, ये इसलिए बना था, यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था, ये वो। तो इस तरह की जो गाइड बुक्स होती है, कुछ लोग उसको पढ़ रहे थे। व्हाट फॉर? किस लिए? टू नो मोर अबाउट द मम्मी। ओके, उस मम्मी के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। अदर्स स्टूड साइलेंटली परहैप्स pondering Tut's ultimately untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death of misfortune falling upon those who disturbed him, was really true. कुछ लोग तो वहाँ खड़े हुए बुक्स पढ़ रहे थे, गाइड बुक्स पढ़ रहे थे, लेकिन दूसरे चुपचाप खड़े हुए थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और शायद इसलिए चुपचाप खड़े हुए थे परहैप्स pondering, कि शायद पॉन्डरिंग कर रहे थे। पॉन्डरिंग मतलब होता है कंसिडरिंग, थिंकिंग। शायद ये सोच रहे थे, ये विचार कर रहे थे कि जो तट की अनटाइमली डेथ हुई थी अपनी लेट टीनेज में, उसके बारे में सोच रहे थे। और दूसरा विचार उनके मन में ये आ रहा था कि तट को एक सांप मिला हुआ था, मतलब उसकी कब्र को, कि जो भी उसकी कब्र को खोलेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा, उसके साथ में कुछ बुरा होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर उसके साथ में कोई मिसफॉर्चून घटना घटेगी। तो उन्हें लग रहा था कि वो क्या सच है? जैसे इन्होंने बताया कि जैसे तट की इन्होंने कब्र खोली तो एकदम से बड़ा तूफान वहाँ चल गया, है ना। सारे आसमान में, वैसे भी नाइट की बात है, जितने तारे वहाँ निकले हुए थे सारों को ढक दिया उस धूल ने। धूल ही धूल, कुछ दिखाई न दिया। उसके कब्र से उसकी मम्मी को बाहर निकालते ही तुरंत। तो कुछ लोग तो देख रहे थे, पढ़ रहे थे वहाँ की गाइड बुक्स के बारे में, और दूसरे लोग यह देख रहे थे चुपचाप खड़े हुए कि क्यों वह इतनी जल्दी मरा, है ना। और दूसरा ये सोच रहे थे कि क्या उसका श्राप सच तो नहीं होने वाला, कि इस तरह से एकदम से धूल उड़ गई, तूफान चल गए, शायद इन कब्र खोदने वालों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। और अब आगे, द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वाट कार्टर डिड इन द 1920s। जैसा मैंने कहा कि एक आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया था, उसको खोदा था, फिर उसके बारे में पूरा मिस्ट्रीज नहीं बात सुलझा पाया, फिर उसने उसको वैसे के वैसे वहाँ वापस रखना दिया। और अब इन्होंने उसका जिक्र किया है, द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वाट कार्टर डिड इन द 1920s, सैड जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक। जैसे ही इजिप्ट के सेक्रेटरी जनरल ने उस कब्र के ऊपर झांका, उस मम्मी के ऊपर झांका, यानी लीन किया अपनी बॉडी को झुकाया, जिसका नाम क्या था, जाही हवास। तो वो कहता है कि ये जो आज इसकी मम्मी की इतनी बैड कंडीशन है, भाई उन्होंने तो ऐसा केमिकल लगाया था जिसका कुछ नहीं बिगड़ता, इसी की वैसे ही आपको बॉडी मिलती है, लेकिन जो थोड़ी सी बैड कंडीशन हुई है वो किसी वजह से हुई है, वो कार्टर की वजह से हुई है। कार्टर कौन था? कार्टर वो था जो पहला आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने पहले उसकी खुदाई करवाई थी,
और फिर से वह असफल रहा था उसके बारे में, उसकी जो मिस्ट्री थी उसको सोल्व करने में। तो क्या कहते हैं, एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं भाषा को आसान बनाते हुए, कि जाही हवास ने कहा, जो कौन था, इजिप्ट का सेक्रेटरी ऑफ जनरल था, उसने कहा कि जो मम्मी की आज बैड कंडीशन है ये कार्टर की वजह से है। जो कार्टर ने इस मम्मी को खोदा, जो भी इसके साथ किया 1920s में, उसकी वजह से आज इसकी इतनी बैड कंडीशन है। और ये उसने किस पोस्चर में कहा, उस बॉडी के ऊपर झुकते हुए, उसको झांकते हुए कहा। ओके, अब देखते हैं। कार्टर, होवर्ड कार्टर, that is what the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। अब ये बताते हैं कि कार्टर कौन है भाई, जिसका पूरा नाम है होवार्ड कार्टर। जी हाँ, दैट इज, हाँ, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, जिसने 1922 में बहुत खोज की थी टट की टम्ब के बारे में, उसकी कब्र के बारे में, ठीक है। और बहुत सालों की सर्चिंग के बाद, बहुत सालों की फ्यूटाइल सर्चिंग के बाद, फ्यूटाइल किसे कहते हैं, फ्यूटाइल कहते हैं जिसका कोई मतलब ना हो, यूजलेस, मीनिंगलेस, बेकार की, जिसका कोई भी कंक्लूजन ना निकल कर आया हो। तो ऐसा किसने कहा, जी बताएंगे बिल्कुल बच्चे, जी हाँ, ऐसा जाही हवास ने कहा। क्या कहा कि होवर्ड कार्टर ने क्या किया था, बेकार की सर्चिंग करने के बाद तट की कब्र को खोदा, और जो उसने इतनी लापरवाही से तट पर सर्चिंग की, उसकी वजह से आज इसकी इतनी बैड कंडीशन हो चुकी है। इट कंटेन्स दो hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete। hastily कहते हैं in a hurry, जल्दबाजी में, क्विकली। तो हालांकि दो कहते हैं, यद्यपि, हालांकि इसकी जो एंटिक्विटी थी, जो इसकी वस्तुएं थी, जो इसके ऊपर चढ़ा रखी थी, जैसे सोना और बहुत सी चीज़ें, आभूषण, ये कपड़े जो तट की कब्र में दफनाए गए थे उसके डेड बॉडी के साथ साथ, वो रैंसैक कर ली गई थी, वो लूट ली गई थी जल्दबाजी में। लेकिन आज क्या था, वो सरप्राइजिंगली कंप्लीट। और आश्चर्य की बात है कि वो सारी चीज़ें कंप्लीट थी, लूटने के बाद भी कुछ उसमें से, उसकी कब्र में से कम नहीं हुआ था। इट वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, दे रिमेन, वे जो बन गई हैं चीज़ें, दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन वर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फराज लीजेंड। ये जो वस्तुएं हैं, मैंने अभी बताया कि इसके साथ दबी हुई थी, जो कि पूरी थी लूटने के बाद भी, में आज क्या हो गया है, रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, जो आज तक का शाही जो कलेक्शन मिला है, सबसे मूल्यवान शाही वस्तुएं दुनिया से पाई गई हैं, उनमें से एक बन गई थी। उनकी गिनती कहाँ होने लगी थी उन चीज़ों की, इस दुनिया की सबसे शाही वस्तुओं में, है ना। और क्या हो गया था, हैव बिकम पार्ट ऑफ द फराउज लीजेंड, और फराहों की कहानी का हिस्सा बन चुकी थी कि भाई फराह तो इतने रिच होते हैं, भाई ये होते हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं, ये फराहों की कहानी का, फराहों के जो लीजेंड थे उनका एक हिस्सा बन चुकी थी ये वस्तुएं। सोना था और दूसरी चीज़ें थी। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस meant to guarantee resurrection, caused the sensation at the time of the discovery and still get the most attention। जो वस्तुएं मिली थी उसके साथ, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, भाई सोने के चमकते हुए गहने थे, है ना। आर्टिफैक्ट्स यानी आर्टिफिशियल आर्टिफैक्ट्स, चीज़ें, आभूषण, सोने के चमकते हुए, स्टनिंग यानी चमकते हुए आभूषण थे। और उनकी इटर्नल ब्रिलियंस यानी उनका जो उनकी क्वालिटी थी, इटर्नल ब्रिलियंस जो उनकी क्वालिटी थी, कितनी अच्छी क्वालिटी के थे, आज तक भी वैसे के वैसे ही सोना चमक रहा था। ये इसका मतलब है, ये इस बात की गारंटी देते थे, मीन्स टू गारंटी, किस बात की, कि रिसोरेक्शन होता है। रिसोरेक्शन किसे कहते हैं, री इनकारनेशन, मतलब पुनर्जन्म, रिसोरेक्शन, री इनकारनेशन। तो पुनर्जन्म की गारंटी देते थे उसके आभूषण और उनकी चमक। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि फिर से जब हमारा बच्चा तट जन्मे
तो फिर से वो ऐसे ही इसी तरह के शाही ऐशो आराम में ज़िंदगी बिताए जैसी ऐशो आराम की ज़िंदगी ये अब बिता रहा था। तो यह सोचते हुए उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर बहुत सारे आभूषण और शाही कपड़े और बहुत सी चीज़ें उसकी कब्र पर डाल दी। और जो चीज़ें आज भी कॉज थी, जो कारण बनी हुई थी एक सेंसेशन का, सेंसेशन कहते हैं सनसनी को, है ना। तो आज भी खोज के समय ये चीज़ें सनसनी बनी हुई थी। कौन सी चीज़ें, कि भैया इतने अच्छे अच्छे आभूषण हैं, इसके ऊपर इतने महंगे महंगे कपड़े हैं, ये क्या है। तो ये चीज़ें नंबर एक पुनर्जन्म की गारंटी देते थे, और दूसरी बात क्या थी कि आज भी खोज की सनसनी का कारण बने हुए थे। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी लोगों का सबसे ज़्यादा अटेंशन क्या कर रहे थे, गेट कर रहे थे, अपनी तरफ खींच रहे थे ना। But that was also beauty with everyday things he would want in the afterlife. Board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. लेकिन टट को जो दफनाया गया था वो ऐसी चीज़ों के साथ दफनाया गया था, ब्यूरीड दफनाया गया था जो एवरीडे थिंग्स थी, जो रोज काम आने वाली चीज़ें थी। ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जिनकी उसको इस जन्म के बाद भी ज़रूरत पड़ने वाली है। वो चीज़ें क्या थी जिनको दफनाया गया था तट के साथ में, जिनमें बोर्ड गेम्स था, ब्रॉन्ज रेजर था, यानी एक ब्रॉन्ज का रेजर था, उस तरह था ब्रॉन्ज का। ब्रॉन्ज यानी कांसा, एक धातु होती है कांसा, पीतल जैसा, तांबे जैसा, तो उसका एक उस तरह एक रेजर उसके साथ दफनाया गया था। और लाइनिंग अंडर गारमेंट्स थे, जो अंडर गारमेंट्स होते हैं उन पर लाइंस थी, ठीक है, वो थे। और कई तरह के फूड थे, और वाइन थी, शराब थी। इन सभी चीज़ों के साथ उसको दफनाया गया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द Pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. थ्री नेस्टेड कॉफिन्स, कॉफिन्स मैंने बताया ताबूत को कहते हैं जिसमें डेड बॉडी आती है हॉस्पिटल से या कहीं और से। एक ऐसा ताबूत जिसकी थ्री नेस्टेड थी, जिसकी तीन परतें थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और कार्टर ने उनकी इन्वेस्टिगेशन की, तीनों की क्या कहते हैं, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड के कई महीने बाद, कई महीने से लगातार चल रहे छानबीन के बाद कार्टर ने उस ताबूत की तीनों परतों की अच्छे से जांच की। ओपनिंग द फर्स्ट, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. जब उन्होंने पहली परत उस ताबूत की खोली, यानी पहले ताबूत था, फिर उसके अंदर एक और ताबूत था, फिर उसके अंदर तीसरा ताबूत था जिसमें तट की बॉडी थी। ये क्या बताते हैं, जब सबसे पहला ताबूत उन्होंने खोला, कार्टर ने खोला, तो उन्होंने एक श्राउड वहाँ पाया। श्राउड किसे कहते हैं, कफन को कहते हैं। एक कफन वहाँ पाया जो कि सजा हुआ था, जो कि अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ पिलो, जिसको पहनाया गया था एक कजरा, कजरा कहते हैं, फूलों का हार कहते हैं, है ना, जो बालों में लगाते हैं। तो जिस कफन पर फूलों का हार लगा था, जो फूलों का हार किससे बना हुआ था, विलो एंड ओलाइव लीव्स से, विलो और ओलाइव की पत्तियों से बना हुआ था, जिसमें वाइल्ड सैलरी थी, जंगली यानी सैलरी अजवाइन को कहते हैं, और एक दूसरा कोई एक तरह की सब्जी भी होती है, वो सब्जियां रखी हुई थी, फूलों के हार रखे हुए थे एक कफन के साथ साथ, और कमल की पंखुड़ियाँ रखी हुई थी, लोटस पेटल्स थे, और कार्न फ्लावर्स थे। ये भी एक तरह का एक पौधा होता है, तो एक अनाज का पौधा होता है, अनाज होते हैं एक तरह के, तो वो अनाज इसके साथ दफनाए गए थे, जो इस बात का एविडेंस थे दैट फेडेड एविडेंस। इन्होंने फेडेड इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरा पक्का सबूत नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा धुंधला सबूत है। तो एक सबूत है, इन चीज़ों को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका जो ब्यूरियल हुआ होगा, जो उनकी डेड बॉडी दफनाई गई थी, वो मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाई गई थी।
मतलब दोबारा समझेंगे, मुझे पता है आप नहीं समझे। भाई जो चीज़ें उनकी कब्र पर रखी हुई थी, है ना, जिसमें कमल की पंखुड़ियाँ थी, अजवाइन वगैरह की पत्तियाँ थी, और भैया फूलों के हार थे, है ना, ये जो चीज़ें हैं ये मार्च और अप्रैल के महीने में ही होती हैं, है ना। ये हमारे मौसम में, यहाँ मतलब मिस्र में, इजिप्ट में मार्च और अप्रैल के महीने में ही पाई जाती है। तो ये इस बात का सबूत थी कि तट की मौत मार्च या अप्रैल में हुई होगी और उन्हें उसी दौरान दफनाया गया होगा। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, जब उसने फाइनली मम्मी को खोला, मम्मी तक पहुंचा, खोलता जब मैंने कहा कि 3 उसके ताबूत थे, पहला खोला उसमें कुछ और है, दूसरे में कुछ और, जब उसने थर्ड खोला तो वो फाइनली मम्मी तक पहुंच गया। फिर क्या होता है, तो वह थोड़ा परेशान हो जाता है ना। दो ही रैन इनटू ट्रबल, रैन इनटू ट्रबल का मीन्स होता है कि वह परेशानी में पड़ जाता है। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। अब जो रिचुअल रेजिन्स था, रेजिन्स उस केमिकल, उस गोंद का नाम है जिसमें डेड बॉडीज को डुबोकर लेटाया जाता था। पहले वह रेजिन्स डाला जाता था, फिर उस पर डेड बॉडी डाल दी जाती थी। जब पहले डेड बॉडी डालकर रेजिन्स उसके ऊपर डाल दिया जाता था, जिससे कि उसकी डेड बॉडी गलती नहीं थी, वैसी की वैसी रहेगी, चाहे 10,000 साल हो जाए या जितने हो जाए। ओके, तो वो जो वहाँ का रेजिन्स था, रिचुअल यानी वहाँ के रिवाजों के अकॉर्डिंग जो वहाँ का पारंपरिक जो रेजिन्स था, जो वह गोंद था, वह हार्ड हो चुका था, क्योंकि काफ़ी साल बाद इन्होंने बताया कि 3,200 साल बाद उसको खोला, तो वह हार्ड हो चुका था, और जिसने तट को सीमेंट कर लिया था। सीमेंट का मीनिंग, सीमेंट वर्ब है बेटा, इसका मतलब होता है जकड़ लेना, पकड़ लेना, अच्छे से पकड़ कर लेना, है ना। तो सीमेंट, जिसने तट की बॉडी को उस सॉलिड, उस गोल्ड कॉफिन, उस सोने के ताबूत की तली में, की बॉटम में क्या कर लिया था, सीमेंट कर लिया था, पकड़ लिया था। दोबारा बताता हूँ, उस पारंपरिक गोंद जो कि हार्ड हो चुका था ने क्या किया था, तट की बॉडी को सीमेंट कर लिया था, पूरी तरह जकड़ लिया था सोने के ताबूत की तली में। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, ये जो फोर्स इन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का बल उनको हिला ना सका, है ना, कुड मूव दैम। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है कि जो ज़रूरी हो, यानी जो ठीक हो, उचित, यानी उचित बल लगाना था उस पर। ये थोड़ा कि उसको उठा के पत्थर मार दिया, जोर से हथौड़ा मार दिया, तोड़ दिया, ऐसा नहीं करना था। जो उचित बल लगाना था, जितना लगाना चाहिए, इसलिए उन्होंने लेजिटिमेट रखा था। इलेजिटिमेट बल नहीं लगाना था बेटा। लेजिटिमेट का अपोजिट होता है इलेजिटिमेट, यानी बेकार का, यानी अनुचित, गलत। तो जितना संभव हो सके सही फोर्स जो उन्होंने लगाया, उस फोर्स से उस ताबूत का कुछ नहीं बिगड़ा, और ना ही तट की बॉडी उससे बाहर निकाली जा सकी। फिर तो कार्टर ने बाद में लिखा भी अपने किसी बुक वगैरह में कि व्हाट वाज टू बी डन, कि क्या किया जाना चाहिए, कि क्या करना है, कि क्या करना चाहिए था उस टाइम हमें, ये उसने लिखा, कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। द सन कैन बी डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। इस तरह टुकड़ों में अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी से समझ में आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, द कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। तो कहते हैं कि ये जो सन था वहाँ का, वो बीट डाउन कर सकता था, हरा सकता था, अच्छे अच्छे को पिघला सकता था, है ना, एक हथौड़े की तरह मार सकता था अपनी गर्मी से। दिस फार साउथ इन इजिप्ट, ये जो इजिप्ट के दूर दक्षिण का जो हिस्सा है, जहाँ पे में उसकी मम्मी को निकालने में लगे हुए हैं कार्टर साहब और उसके कुछ लोग, तो वहाँ का जो सूर्य था, जो सन था, वो इतना गर्म था कि वह बीट डाउन कर सकता था, अच्छे अच्छी चीज़ को पिघला सकता था। और इसका यूज़ कार्टर ने क्या करने में किया, द एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन्स, उस गोंद को, उस रेजिन्स को ढीला करने में इसका प्रयोग किया, इस सूर्य का। मैंने बताया कि गर्मी बहुत थी, तो कार्टर ने सोचा कि शायद
यह जो गोंद है, जो केमिकल है जिसका नाम रेजिन्स है, ये शायद पिघल जाए धूप में, क्योंकि मिस्र में धूप बहुत ज़्यादा होती है। मिस्र में क्या, जहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा ये जो डेजर्टेड प्लेस होते हैं, जहाँ पर डेजर्ट होते हैं, मरुस्थल रेगिस्तान होते हैं, जैसे राजस्थान है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और इजिप्ट में यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पानी नहीं होता। तो कार्टर ने सोचा कि क्यों ना इस गर्म सूर्य का प्रयोग इसको लूज करने में किया जाए, उस गोंद को ढीला करने में किया जाए, जिससे हम मम्मी को बाहर निकाल लेंगे। फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों तक क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको क्लासेस कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ओके बेटा, सो व्हाट विल हैव हैपन फर्दर, टू नो इट you will have to continue your classes. You have to attend our every lecture, and we take online classes also on the Teachment app. But nowadays, what happened to the Teachment? There is a problem that is occurring nowadays in Teachment. So we were thinking about switching that to another like Zoom app or anything else. So please, we continue your studies और पढ़ते रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी ज़रा आपको बोर कर रही होगी स्टार्टिंग में, बाद में बड़े ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो पढ़िएगा कहानी को बार बार एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड थैंक यू, बाय।